हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, फटाफट शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट हो गया है और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है। सुबह में जो आज का मोस्ट मिलेगा आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एक्सप्लेन के साथ। जी बिल्कुल, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। और जो आज का जो एनटीपीसी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा और आपका बिहार पुलिस, दोनों नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पर आधारित बनाया गया है। जो आपका रेलवे एनटीपीसी से और बिहार पुलिस से संबंधित है, और विथ स्टडीज रसगुल्ले और करंट अफेयर साथ में मिलेंगे, सभी मिलेंगे क्वेश्चन। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और जी बिल्कुल शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को। इस क्लास स्टार्ट हो गया। तो मैं सबसे पहले सबसे पहले मैं आप लोग को सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। और तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है, मोस्ट सवाल है, शुरू से अंत तक बने रहेंगे जी, बीच में जाएं कहीं नहीं आप लोग। तो आज का पहला सवाल क्या बोलता है, आज का पहला सवाल है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। ये आपका सवाल है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो याद रखें विलियम जोन्स। जी बिल्कुल याद रखें, विलियम जोन्स ने आपका अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो विलियम जोन्स। और अभिज्ञान शाकुंतलम कौन लिखा, ये भी सवाल पूछे आपसे, तो कालिदास। बिल्कुल याद रखें, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सब पुस्तक लिखा आपका कालिदास। और एक सवाल पूछा आपका एनटीपीसी रेलवे पूछा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के बेटे का नाम क्या था, तो भरत। जी बिल्कुल याद रखें। और अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला का जो आपका अभिज्ञान शकुंतला में इसकी नायिका कौन थी, तो शकुंतला। बिल्कुल याद रखें। इस तरह जो अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया विलियम जोन्स के द्वारा। जी बिल्कुल, और कालिदास ने लिखा। जी आपसे क्या पूछा, कालिदास किसके समकालीन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। बिल्कुल याद रखें, इस सवाल आपका टपकता है छपता है। अभिज्ञान शकुंतलम कौन लिखा, कालिदास। तो कालिदास किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। जी बिल्कुल, यानी विक्रमादित्य के समकालीन थे। जी इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। और फटाफट आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया, और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी मास्ट है रेलवे एनटीपीसी नेक्स्ट जो एग्जाम होगा और चल रहा है अभी चौथे चरण का, जी या पाँचवें चरण का जो एग्जाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया गया है। और बिहार पुलिस जो आपका नेक्स्ट मार्च में एग्जाम होने वाले उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। सभी मास्ट कतई जहर वाले सवाल है, जब तक तोड़ेंगे, जब तक ऑनलाइन क्लासेस छोड़ेंगे नहीं, शुरू से अंत तक बने रहेंगे आप लोग। जी बिल्कुल इसी तरह। और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है। जी बिल्कुल, कहा गया है ना पूछे मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। जी बिल्कुल, कहा गया है ना पूछे मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हिम्मत, ना हारूंगा हौसला, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी बिल्कुल, तो आपकी मंजिल है, जो मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेज में लगातार जुड़े रहना होगा, तब आपसे की सफलता मिलेगी। बिल्कुल, जो मोस्ट है सभी सवाल बताया जाता है, जो आपका बाबा का पिटारा मोस्ट आपको करंट अफेयर विथ स्टेटिस रसगुल्ले जो आपको दिया जाता है, जो एग्जाम में टपकता है छपता है, तो बने रहेंगे इसी तरह शुरू से अंत तक। और कलम और कॉपी साथ में रखेंगे। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल, ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है, ये सवाल आपका है। ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखें डॉप्सन का। जी बिल्कुल याद रखें, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया था ओजोन परत की मोटाई नापने में। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका ओजोन परत पूछेगा कौन सी मंडल में पाया था, समताप मंडल में। बिल्कुल याद रखें, इस तरह आपका एग्जाम में पूछता है, पूछेगा
अब सवाल पूछे आपसे कि ओजोन परत में संरक्षण यानी CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। जी बिल्कुल याद रखें, ओजोन परत में क्षरण जो होती है CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। और ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, CFC के अन्य नाम फ्रियान, जो एक आपका रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो इस तरह याद रखें, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जो ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। वायुयान उड़ते हैं कौन सी मंडल में? सब समताप मंडल में। तो इस तरह आपसे एग्जाम में पूछता है, टपकता है, छपता है। ओजोन गैस यानी ओजोन का सूत्र पूछेगा, ओजोन O3, बिल्कुल याद रखें ओजोन का सूत्र O3। जी बिल्कुल याद रखें, जो ऑक्सीजन का अपरूप है। तो इस तरह आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। शुरू से अंत तक बने रहेंगे आप लोग और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया। जी बिल्कुल, जो सुबह 7 बजे दिया था, कल आपका किसी कारणवश से कल का क्लास स्टॉप किया गया था। जी बिल्कुल, तो मैं कंटिन्यू लेकर आऊँगा क्लास जो आपका सुबह 7 बजे। जी आप लोग के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जो अति महत्वपूर्ण सवाल दूँ, जो आपका एग्जाम में टपके छपे बिल्कुल। और जो नेक्स्ट आपका बिहार पुलिस और जो नेक्स्ट एग्जाम आपका चल रहा है रेलवे NTPC, उसके लिए महत्वपूर्ण सवाल मेरे तरफ से सेट किया जाता है, जो आपका एग्जाम में टपकता है छपता है बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है। तीसरे नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि सारगैसो सागर को सर्वप्रथम नाविकों ने देखा, मतलब कौन सी देश के नाविकों ने देखा। ये सवाल आपका है कि सारगैसो सागर को सर्वप्रथम नाविकों ने देखा, तो स्पेन के नाविकों ने देखा। जी बिल्कुल याद रखें, स्पेन के नाविकों ने सर्वप्रथम सारगैसो सागर को देखा था। जी बिल्कुल, इस तरह आप याद रखेंगे। सवाल पूछता है, टपकता है, छपता है। और सारगैसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। जी बिल्कुल, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर अवस्थित है। ये आपका सवाल पूछता है। जी बिल्कुल याद रखें। और उत्तरी अटलांटिक महासागर जो सबसे व्यस्त महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर याद रखें, जो आपके एग्जाम में पूछता है। और एक उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक है, जो मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखें, जो आपका सवाल पूछता है। जी बिल्कुल याद रखें, ग्रैंड बैंक के जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो समुद्री मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है, आपका स्थान है। एग्जाम में आपको टपकता है छपता है बिल्कुल, इस तरह याद रखें। और आपसे क्या पूछा सवाल? जी बिल्कुल याद रखें, जो यानी सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में भी पहचाना जाता है। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में भी पहचाना जाता है। और सारगैसो पूछा जो उत्तरी अटलांटिक सागर में है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका है, जो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाले जलधाराओं के मध्य स्थित है। जी बिल्कुल याद रखें, यानी 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है सारगैसो सागर। बिल्कुल याद रखें, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। बन रहेंगे शुरू से अंत तक इस तरह। और लास्ट में लाइव क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आज का मोस्ट सवाल आपको कैसा लगा, जरूर बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद है। तो चौथे नंबर सवाल क्या बोलता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा। जी ये सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो आता है वो मतलब कौन सी खाड़ी में आता है, ये सवाल आपका है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल नोट करते जाएंगे कॉपी में, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो आपका किस खाड़ी में आता है? तो फंडी की खाड़ी में। जी बिल्कुल याद रखें, फंडी की खाड़ी में आपका जो आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा। जी बिल्कुल याद रखें, जो पूछे सवाल की जो फंडी की खाड़ी है कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित है। जी बिल्कुल, फंडी की खाड़ी जो आपका है कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित है। ये आपका जो ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होता है। जो ज्वारीय जो आता है उसका उभार जो होता है उसकी ऊंचाई जो 15 से 16 मीटर के बीच होती है। जी बिल्कुल याद रखें। और जी बिल्कुल याद रखें, और आपको मालूम होगा, जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। बिल्कुल ये भी याद रखें, ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, जो एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। जी बिल्कुल याद रखें। और पृथ्वी पर जो आपका प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के
ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। जी बिल्कुल याद रखिए, इस सवाल हमेशा पूछता है, टपकता है, छपता है कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितने घंटे के बाद ज्वार आता है, तो 12 घंटे 26 मिनट, और भाटा पूछे तो 6 घंटे 13 मिनट के बाद आता है। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। बने रहेंगे शुरू से अंत तक, सभी मोस्ट सवाल है, जी कतई जार वाले सवाल है, तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 5वां सवाल, मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये आपका सवाल है, मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखें आपका अब्दुल लतीफ़। जी बिल्कुल याद रखें, अब्दुल लतीफ़ आपका जो मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक, जो 1863 में स्थापना हुई थी। बिल्कुल याद रखें, 1863 में स्थापना की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया जो हम, और हमारा यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लास पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी नेक्स्ट जो एग्जाम होगा एनटीपीसी जो चल रहा है आपका, रेलवे एनटीपीसी और बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाले, उसके लिए विशेष तैयारी संपर्क कर सकते हैं आप गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेज गो। जी बिल्कुल, जो आपका ऑफलाइन क्लासेस शुरू है, जो बिहार पुलिस का आपका 1:30 बजे से स्टार्ट है क्लास, जो बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए। बिल्कुल, तो आप ऑफलाइन क्लासेज यानी गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेज गो आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेज में, और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपका जीके, जिस स्टडीज जीके और करंट अफेयर जो आपको मिलेगा, जो एग्जाम में टपकेगा छपेगा। बिल्कुल 6ठे नंबर सवाल क्या है, अकटांग का प्रथम सम्मेलन। जी बिल्कुल, अकटांग का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, ये सवाल आपका है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो याद रखें 1964। जी बिल्कुल याद रखें, 1964 में अकटांग का प्रथम सम्मेलन हुआ था, 1964। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो ये जो आपका अकटांग जो आपका है, एक विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण के विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। बिल्कुल, यह जो आपका अकटांग जो विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था को में बढ़ावा देता है। और इसका मुख्यालय पूछे, अकटांग का मुख्यालय कहाँ? तो जेनेवा। जी बिल्कुल याद रखें, जेनेवा, और जो स्विट्जरलैंड में है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल का कि सहायक संधि की पद्धति फ्रांसीसी गवर्नर ने किया था, यानी सहायक संधि की पद्धति एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने गवर्नर ने किया था, उसका नाम क्या है? ये आपका सवाल है। तो ये आपको मालूम होगा कि यानी सहायक संधि जो शुरू किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, तो लॉर्ड वेलेजली से पहले कौन एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर ने किया था, तो डुप्ले। जी बिल्कुल याद रखें, डुप्ले ने। यही आपका सवाल है कि सहायक संधि की पद्धति मतलब फ्रांसीसी गवर्नर ने किया था, तो कौन सी फ्रांसीसी गवर्नर ने किया? तो डुप्ले ने किया। जो सहायक संधि जो आपका लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, उससे पहले आपका फ्रांसीसी व्यक्ति पूछेगा तो डुप्ले, और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम प्रांत पूछेगा तो हैदराबाद। जी बिल्कुल याद रखें, प्रांत की बात पूछे तो हैदराबाद हो जाएगा आपका सहायक संधि स्वीकार करने वाला। जी बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जी बिल्कुल, 8वां सवाल क्या कि यूनाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? यूनाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। जी बिल्कुल याद रखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल याद रखेंगे, एपीजे आपका अब्दुल कलाम यूनाइटेड माइंड्स पुस्तक लिखा, बिल्कुल याद रखें। और जो देश के 11वें राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो चलते नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या हो रहा है कि कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी बढ़िया सवाल है, कौन सी जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। और अभी जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट हो गया। जी बिल्कुल, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो याद रखें, हॉर्मुज जल संधि। जी बिल्कुल याद रखें, आपका हॉर्मुज जल संधि जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। जी बिल्कुल याद रखें, और हॉर्मुज जल संधि पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है। बिल्कुल याद रखें, हॉर्मुज जल संधि पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है। ये भी पूछता है आपका। और आपसे क्या पूछा कि हॉर्मुज जल संधि जो ईरान के दक्षिण में फारसी खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। जी बिल्कुल, जो आपका
जो हॉर्मुज जल संधि जो है आपका, जो ईरान की दक्षिण में फारसी खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। जी बिल्कुल, इस तरह से याद रखें। और ओमान की राजधानी मस्कट भी याद रखें, ओमान की राजधानी मस्कट। और मुद्रा पूछे है तो रियाल। जी बिल्कुल याद रखें, मुद्रा जो है आपका ओमानी रियाल है, ओमान का, ओमान की राजधानी मस्कट। जी बिल्कुल याद रखें। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल का कि थियोडर वार्मन कर्मन पुरस्कार 2020 किससे दिया गया है? ये सवाल आपका थियोडर वान कर्मन पुरस्कार 2020 किससे दिया गया है? तो के सिवन को दिया गया है। जी बिल्कुल याद रखें, के सिवन को दिया गया आपका थियोडर वान कर्मन पुरस्कार 2020। चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या है कि दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आपका सवाल है। दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखेंगे, तो आपका ऋतिक रोशन आपका ऋतिक रोशन को आपको दिया गया दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन पुरस्कार 2020। जी बिल्कुल याद रखें। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो आपका फिल्म के क्षेत्र में भी दिया जाता है। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका भारतीय फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार पूछेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो आपका सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है। जी बिल्कुल। और सवाल पूछता है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो सिनेमा का क्षेत्र में। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी सवाल पूछते रहता है आपको। जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल कि आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? जी बिल्कुल, आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? तो नसरुद्दीन शाह को। जी बिल्कुल याद रखें, नसरुद्दीन शाह को दिया गया आपका आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020। जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट। मॉस्ट है, बढ़िया सवाल है। सवाल है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा? तो संयुक्त अरब अमीरात। जी बिल्कुल याद रखें, UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है। जी बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल का कि भीम का पूर्ण रूप क्या होता है? जी बिल्कुल याद रखें, भीम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका आंसर होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। जी बिल्कुल याद रखें, भारत इंटरफेस फॉर मनी। जी बिल्कुल, इस तरह से याद रखें। भीम का पूर्ण रूप पूछेगा, BHIM, भीम का पूर्ण रूप। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी याद रखें। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का पूर्ण रूप है, जो 2016 में नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। बिल्कुल याद रखें, 2016 में, यानी दिसंबर 2016 में लॉन्च की गई थी भीम ऐप। जो भीम का पूर्ण रूप होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब याद रखें, भीम एक ऐसा ऐप है जो आपको पैसे हस्तांतरित करने की अनुमति और सहायता प्रदान करता है। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल है कैलामाइन एस्क है। जी बिल्कुल, कैलामाइन किसका एस्क है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट। जी कैलामाइन एस्क किसका है? तो जस्ता का। जी बिल्कुल याद रखें, जस्ते का एस्क है आपको कैलामाइन। जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछे है डोलोमाइट किसका एस्क है? तो मैग्नीशियम का। हेमाटाइट किसका एस्क है? तो लोहे का। सीडेराइट किसका एस्क है? तो लोहे का। क्रायोलाइट पूछे किसका एस्क है? तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका एस्क है? तो एल्युमिनियम का। और नेक्स्ट क्या पूछेगी, पायरोलुसाइट किसका एस्क है? तो मैग्नीज का। और सिनेबार किसका एस्क है? तो पारा का। तो इस तरह पे यस्क याद रखेंगे, जो आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। जी मैंने पूछा सवाल आपका कैलमाइन कैलमाइन किसका एस्क है? तो जस्ता का। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर।
16वां सवाल के मानव शरीर का पीएच मान होता है। जी बिल्कुल याद रखें, मानव शरीर का पीएच मान जो होता है वो 7.0 से 7.8। जी बिल्कुल याद रखें, मानव शरीर का पीएच मान जो होता है 7.0 से 7.8 होता है मानव शरीर का पीएच मान। जी याद रखें, सोरेंस ने 1909 में पीएच स्केल दिया था। जी बिल्कुल याद रखें, सोरेंस ने 1909 में पीएच स्केल दिया। बिल्कुल याद रखें, ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है। और नेक्स्ट क्या पूछे आपसे कि वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6। जी बिल्कुल याद रखें, वर्षा के जल का पीएच मान तो 5.6, जल का पीएच मान होता है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 होता है। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपसे पूछा कि नींबू का पीएच मान, जो एनटीपीसी पूछा आपका, नींबू का पीएच मान 2.2 और सिरका का पीएच मान 2.4 और नींबू का, जी बिल्कुल, ये नींबू का पीएच मान यानी आपका नींबू का पीएच मान 2.2 और सिरका का पीएच मान 2.4 और शराब का पीएच मान पूछा 2.8। और पूछे मुंह का पीएच मान कितना होता है, जो 5.5। जो दांत का क्षरण होता है, जो 5.5 से कम हो जाता है तो दांत गिरता है, छड़ता है, क्षरण होता है दांत में। बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल का बल्कीकरण की प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की। ये सवाल आपका है, बल्कीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की, ये आपका सवाल है। तो याद रखें, चार्ल्स गुडईयर। जी बिल्कुल याद रखें, चार्ल्स गुडईयर। चार्ल्स गुडईयर ने आपका बल्कीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किया था। जी बिल्कुल याद रखें। और रबड़ आसानी से किसमें घुल जाता है, कार्बन कार्बन डाइसल्फाइड में। जी बिल्कुल, रबड़ आसानी से किसमें घुल जाता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में। और प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो कार्बन मिलाया जाता है। तो इस तरह याद रखें। जी बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट आपका 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल का कि बहुरूपी गांधी पुस्तक कौन लिखा। जी बिल्कुल बता देंगे जल्दी से फटाफट, बहुरूपी गांधी पुस्तक कौन लिखा, ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी बिल्कुल, अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। और जो हमारे यूट्यूब चैनल गढ़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल, तो सुबह आप 7 बजे इसी तरह बने रहेंगे। जो आपका रेलवे एनटीपीसी और आपका नेक्स्ट एग्जाम बिहार पुलिस, उसके लिए आपको क्वेश्चन बनाया गया बनाया गया जो सभी मस्ट है, कतई ज़हर वाले सवाल है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। नेक्स्ट, बहुरूपी गांधी पुस्तक कौन लिखा, ये सवाल आपसे है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, यानी अनु बंदोपाध्याय। जी बिल्कुल याद रखें, अनु बंदोपाध्याय पुस्तक लिखा आपका बहुरूपी गांधी, अनु बंदोपाध्याय। जी बिल्कुल, बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक। चलते हैं नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल है, ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये सवाल आपका है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट, ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रिक्स, यानी इस पे देखेंगे हम लोग BRICS। जी, ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं, ये आपसे सवाल पूछेगा। तो याद रखें, आपका 5 सदस्य देश शामिल है ब्रिक्स में। इसी में आपका ट्रिक है, B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। जी बिल्कुल याद रखें। इससे पहले आपको था ब्रिक। जी, ब्रिक था, ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया, जो आपका 5वां सदस्य देश शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका। जी बिल्कुल याद रखें, ब्रिक्स में सवाल पूछता है कि ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है, इस टाइप से सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आपका ट्रिक मालूम होगा, ब्रिक्स में आंसर आपका है, ट्रिक है B से ब्राज़ील, रूस से, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। जी बिल्कुल, अब ब्रिक्स की स्थापना आपको जो हुई थी 2009 में हुई थी। बिल्कुल याद रखें, 2009 में आपका ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछे सवाल, जी ब्रिक्स का 5वां सदस्य देश दक्षिण अफ्रीका। और आपसे क्या पूछा है सवाल, जी बिल्कुल, मैंने जो बताया आपका ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ, तो याद रखें आपका आंसर होगा, जी बिल्कुल, यानी ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय तो शंघाई। जी बिल्कुल याद रखें, शंघाई इसका मुख्यालय है, जो चीन का मैनचेस्टर बोलते हैं शंघाई को। जी बिल्कुल याद रखें। और आपका पूछा सवाल
कि 2019 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 11वें नंबर कहाँ हुआ, तो ब्राज़ील में हुआ। जी बिल्कुल, 2019 का 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ब्राज़ील में। और 2020 का कहाँ हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो रूस। जी बिल्कुल याद रखें, रूस में। तो इस तरह आपसे यहाँ पे पूछते रहता है। और आपसे पूछा सवाल कि जो आपका बिल्कुल याद रखें ब्रिक्स यानी 5 सदस्य देश शामिल है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका। जी बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट। और एक सवाल याद रखें जो आपसे पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका जो आपका 5वां सदस्य देश बना, तो याद रखें 14 अप्रैल 2011 में जो चीन में जो ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन जो हुआ था आपका 2011 में, तो याद रखें जो दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ था। ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन जो चीन में हुआ था जुलाई 2011 में, तो उसमें आपका दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ था। जी बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल है गुट निरपेक्ष की स्थापना कब हुई, याद रखें 1961 में। जी बिल्कुल याद रखें, गुट निरपेक्ष की स्थापना जो हुई थी आपका 1961 में। जी बिल्कुल याद रखें, जो बेलग्रेड में हुआ था। बिल्कुल याद रखें। और गुट निरपेक्ष में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 120 है। जी बिल्कुल याद रखें, 120 देश आपका शामिल है वर्तमान में गुट निरपेक्ष में। और एक मोस्ट याद रखें, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसके अध्यक्षता करता है। जी बिल्कुल, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो आपका होता है वही देश अध्यक्षता करता है। बिल्कुल याद रखें। और गुट निरपेक्ष जो आपका आंदोलन है उसका सचिवालय कहाँ है, तो काठमांडू में है। गुट निरपेक्ष आपका आंदोलन का सचिवालय कहाँ है, तो काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है। बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 21वें नंबर सवाल पर। 21वां सवाल क्या है कि ओपेक का पूर्ण रूप क्या होता है। जी बिल्कुल याद रखें, ओपेक का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी पे, बढ़िया सवाल है, मोस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो आपका ओपेक का पूर्ण रूप होता है। जी बिल्कुल, जो आपको सवाल पूछता है कि ओपेक किससे संबंधित है, तो आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, पेट्रोलियम निर्यातक से संबंधित है आपका ओपेक। जी बिल्कुल, ओपेक की स्थापना पूछी है तो 1960 में। जी बिल्कुल याद रखें, ओपेक की स्थापना 1960 में जो आपका बगदाद में हुआ था। जी बिल्कुल याद रखें, इराक की राजधानी जो बगदाद में हुआ था आपका ओपेक की स्थापना। लेकिन पूछे आपसे सवाल, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना। जी बिल्कुल याद रखें, वियना आपका ओपेक का मुख्यालय है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बिल्कुल याद रखें। और ओपेक में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 14। जी बिल्कुल याद रखें। और हाल ही में जो आपका ओपेक से एक जो कतर देश बाहर हो गया है। जी बिल्कुल याद रखें, कतर जो आपका बाहर हुआ ओपेक से, ये भी याद रखें, एक सवाल पूछते रहता है। बिल्कुल, तो 13 आपका सदस्य है वर्तमान में। जी बिल्कुल, जो ओपेक बाहर हो गया आपका जी ईरान कतर आपका ओपेक से बाहर हो गया, तो 13 सदस्यों की संख्या है। बिल्कुल याद रखें, जो हाल ही में ओपेक से बाहर हो गया आपका कतर देश। बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये आपका सवाल है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर हुआ, बिल्कुल याद रखें, बढ़िया सवाल है, मोस्ट सवाल है। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, बीच में कहीं जाएंगे नहीं आप लोग। और जो लाइक करने के लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल, तो आपका सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, तो जून 2006 में। जून 2006 में आपको जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई। और 47 सदस्य देश शामिल हैं इसमें, 47 देश शामिल हैं। और आपका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा। जी बिल्कुल याद रखें, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। जो आपका जेनेवा में मुख्यालय, बिल्कुल याद रखें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में। और याद रखें, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछा तो 3 वर्ष निर्धारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यों का कार्यकाल पूछा तो 3 वर्ष जो निर्धारित किया गया। किंतु जो आपको 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष जो रिटायर होंगे। जी बिल्कुल, 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष
रिटायर होंगे। बिल्कुल इस तरह याद रखें, जो आपका एग्जाम में टपकता है छपता है बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य देश हैं, बिल्कुल याद रखें। और भारतीय पूछा यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993। जी बिल्कुल याद रखें। अगर भारत का पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993, जो अभी HL दत्तू हैं, बिल्कुल। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, सेवानिवृत्त 70 वर्ष होता है, 70 वर्ष सेवानिवृत्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। जो HL दत्तू अभी हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष और सेवानिवृत्त 70 वर्ष की उम्र में हो जाएंगे। जो इनमें से पूरा पहले होगा वो रिटायर हो जाएंगे, बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 23वें नंबर सवाल पर। तो इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक फटाफट, और लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, बिल्कुल याद रखें। 23वां सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है, बिल्कुल ये सवाल आपका एग्जाम में पूछता है, टपकता है, छपता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज जो है वो आपका हल्की नीली है। जी बिल्कुल याद रखें, जो हल्की आपका हल्की नीली है, बिल्कुल। उस पर श्वेत रंग से राष्ट्रसंघ का प्रतीक बना है, ये भी याद रखें। यह प्रतीक जो है आपका 2 जैतून की वर्गाकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हुई है और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ है, बिल्कुल याद रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज पूछेगा तो जो पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्रसंघ का प्रतीक बना है, ये भी याद रखें। यह प्रतीक 2 जैतून की वर्गाकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है, बिल्कुल याद रखें। और संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं पूछे, कार्य करने वाली भाषाएं कितनी हैं? 2, जो अंग्रेजी और फ्रेंच। और ऐसे आपको अन्य भाषाएं जो शामिल है राष्ट्रसंघ की मान्यता प्राप्त है, जो चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाएं हैं? तो 6 भाषाएं हैं, बिल्कुल याद रखें। जो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं, बिल्कुल इस तरह भी याद रखें। जो आपका पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। क्योंकि सवाल ये आपका पूछता है एग्जाम में, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग नहीं है, तो इस तरह से आपका सवाल पूछेगा। तो 6 अंग जो हैं फिर से रिवीजन कर देने आपको, बिल्कुल याद रखें। 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो आपका पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, और तीसरा आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, और 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा सचिवालय। तो इस तरह आप याद रखें 6 अंग, बिल्कुल। और सुरक्षा परिषद में आपका 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, बिल्कुल याद रखें। जो भारत को बनाया गया आपका अस्थायी के रूप में, बिल्कुल याद रखें। 8वीं बार जो बना है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का, जी बिल्कुल, सुरक्षा परिषद में अस्थायी भारत बना 8वीं बार, बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल क्या आपका, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? जी बिल्कुल याद रखें। आपका सवाल है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखें 18 अप्रैल को। जी बिल्कुल याद रखें, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल विजय स्तंभ स्थित है, यानी विजय स्तंभ कहाँ में अवस्थित है, ये सवाल आपका पूछता है। यानी विक्ट्री ऑफ टावर, जी बिल्कुल याद रखें। विक्ट्री ऑफ टावर यानी विजय स्तंभ कहाँ में है? तो चित्तौड़गढ़ में है, जी बिल्कुल याद रखें। चित्तौड़गढ़ में आपका विजय स्तंभ है, विक्ट्री ऑफ टावर, जो बनाया महाराणा कुंभा ने। जी बिल्कुल याद रखें, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल, जो राजस्थान में। इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका, तो यानी आज का जो आपको 25 क्वेश्चन मिला, बिल्कुल। तो कल फिर हम मैं अधिक से अधिक कोशिश करूंगा क्वेश्चन लाने के लिए, बिल्कुल। आप लोग के बीच में जो आपका रेलवे NTPC और आपका बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम के लिए प्लस पॉइंट हो, बिल्कुल। तो इसी तरह आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। जो सुबह 7 बजे करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल है, और साथ में जो भी आपका जनरल से संबंधित सवाल है, जनरल यानी GK GS से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, तो आप लोग के बीच में लेकर आता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। जी बता देंगे आप लोग को कैसा लगता है, जी बिल्कुल। और नेक्स्ट डे मिलूँगा सुबह 7 बजे, ज़रूर बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कि आज का कैसा लगा क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल, जो 1 लाइनर के रूप में दिया गया आपको। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट, और लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और
अपने दोस्तों के बीच जो अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, और हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नहीं जुड़े हैं और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल, तो कल फिर मिलेंगे सुबह में, तब तक आप लोग से विदा लेता हूँ जी। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।